Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS major test first, which was held on 16th Feb 2025. Let's start with first question of physical chemistry, and first question of physical chemistry is question number 48. For the reaction 3A goes to B plus C, K is given and K is 10 to power minus 4 लीटर पर मोल पर मिनट। आपको जैसे पता है कि लीटर पर मोल पर मिनट अगर यूनिट है तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इफ A इज 0.5 मोल पर लीटर देन द वैल्यू ऑफ माइनस dA/dt इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं 1/3 ऑफ dA/dt विद नेगेटिव साइन इज एक्चुअली K और A का पावर 2। ये 2 कहां से आया? तो इस यूनिट से आया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर के लिए उसने K का यूनिट आपको बता रखा है। तो कह रहा है कि आप बताइए माइनस dA डिवाइडेड बाई dt कितना होगा। तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई K दैट इज 10 का पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई A का पावर 2 0.5 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप 0.5 55 25 3 75 0.75 इंटू 10 का पावर माइनस 4 दैट इज 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो आंसर हमें फर्स्ट समझ में आता है 48 का पहला आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, एक टेक्निकल काम था इसमें कि आपको ये देखना था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है K के यूनिट से। तो सिंपल था, आपने किया होगा सही। केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है आपका सेकंड ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 49। फिर से केमिकल काइनेटिक्स। द रिएक्शन 2x गोज टू बी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 द हाफ लाइफ इज 6 आवर। आपको पता है कि जो T हाफ होता है बच्चे जीरो ऑर्डर के लिए, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2K होता है। तो इस डेटा से हमें K मिल गया A/2 और इनटू T हाफ। वैल्यू पुट किया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.2 है तो ये 2 इंटू 6 है। अब कह रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.5 है तो 0.5 से 0.2 होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप जानते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में A0 माइनस A इज एक्चुअली KT। तो ये यूज कर लेते हैं हम। A0 माइनस A 0.5 को होना है 0.2 एंड दैट इज इक्वल टू K 0.2/2 इंटू 6 और वो आपको टाइम निकालना है। तो ये भी 0.3 हो जा रहा है 0.2, तो 2 कैंसिल 6 380। तो T हमें समझ में आता है कि 18 आर आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन है। यूनिट भी नहीं चेंज करना था चूंकि आर में दिया हुआ था T हाफ पहले वाला, और दूसरा टाइम भी उसने पूछ लिया था हमसे आज में ही, तो कुछ भी बदलना नहीं था। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का। ये भी आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप। A 0.5 ampere current is passed through acidified silver nitrate solution for 100 minutes. The mass of silver deposited on cathode. कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा सिल्वर नाइट्रेट से? इसके लिए आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, M इज इक्वल टू ZIT। Z को आप E/F इंटू IT करते थे, या हम E को एटॉमिक मास बाई वैलेंसी इंटू F इंटू IT कर सकते थे। तो वैल्यू पुट करते हैं, कितना मास डिपॉजिट होगा ये पूछ रहा है। तो M इज इक्वल टू एटॉमिक मास 108 है, करंट की वैल्यू है बच्चे 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है 100 मिनट और इनटू हमने 60 कर देना है सेकेंड, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इज 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 96500। सॉल्व करते हैं तो मास हमारा आ जाता है एंड दैट इज 3.35 ग्राम। तो आप आसानी से ये भी कर सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपसे M इज इक्वल टू ZIT लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था ये। क्वेश्चन नंबर 53 अगर आप देखें, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, एक स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट का दे रखा है आपको। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो स्मॉल k, कंडक्टिविटी जिसको आप कहते हैं
रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो आपने मुझे K की वैल्यू बता दी, K साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन पर सेंटीमीटर ऐसा है। अब कह रहा है कि द लिमिटिंग कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी सिल्वर और ब्रोमाइड आयंस का दिया हुआ है, तो आप लेमडा ऑफ AgBr उन दोनों के सम से निकाल लेंगे, दैट इज x प्लस वाई, और यूनिट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको पता है कि लेमडा जो होता है वो K बाई कॉन्सेंट्रेशन इनटू 1000 होता है अगर ये साइमन पर सेंटीमीटर में, तो हाँ ये साइमन पर सेंटीमीटर में ही है, ऊपर 1000 होगा। C यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगा मोल पर लीटर में कितना, तो K बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, जो आपने पता कर रखा है कितना बच्चे, x प्लस वाई। अब ये आ रहा है मोल पर लीटर, मोलैरिटी है, आपको ग्राम पर लीटर में बताना है। तो AgBr का मॉलिक्यूलर मास आपको 188 दिया है, तो इतना मोल पर लीटर है, तो कितना मास पर लीटर है मल्टीप्लाइड बाई दैट मोलर मास। तो आंसर विल बी K इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 188 और डिवाइडेड बाई ये x प्लस वाई, और ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिखता है बच्चे, थर्ड। तो आंसर थर्ड करते हैं इसका। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए कि अगर हम सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में निकाल लेते हैं तो हम ग्राम पर लीटर में तो बता ही देंगे। आयनिक में भी आपने सीखा होगा जब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हैं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपने सही किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। फॉर द गिवन सेल, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाया हुआ है, कॉपर क्यूप्रिक कॉपर, और कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपने पढ़ा है कि ई सेल जो होता है बच्चे, क्योंकि ई नॉट सेल तो 0 हो जाता है, 0.0591 बाई एन जो अभी 2 है, लॉग 1 बाई क्यू होता है। अब ये क्यू अगर मैं यहां से रखूं तो Q की वैल्यू होती, चूंकि Cu गोज टू Cu2 पॉजिटिव प्रोडक्ट होता, C1 ये रिएक्टेंट होता, तो C1 बाई C2 होता। तो यहां हमारा बेसिकली C2 बाई C1 हो जाएगा। तो ई सेल की जो वैल्यू होगी वो हमारी 0.0591 बाई 2 लॉग C2 बाई C1 होगा। अब फॉर नेगेटिव डेल्टा जी, ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा, और ऐसे केस के लिए C2 C1 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको देखना बस ये था कि इनमें से किस में C2 बड़ा है C1 से, न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना था। तो C2 बड़ा किस में, भाई C1 C2 के बराबर है तो ये नहीं आंसर है, C2 C1 से छोटा है नहीं आंसर है, C2 फिर C1 बाई 2 है नहीं आंसर है, तो आंसर फोर्थ है। 3 आंसर नहीं है तो आंसर 4 है, ये तो आप जानते ही हैं, मतलब C2 मोर देन C1 होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये कर सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, एन एक्वस सॉल्यूशन freezes at minus 0.186 degree Celsius, Kf is given, Kb is given, what is the elevation in boiling point। आप जानते हैं बच्चे कि डेल्टा Tb जो होता है वो डेल्टा Tf का रेशियो अगर हम लिखें तो इट विल बी Kb बाई Kf फॉर द सेम सॉल्यूशन, और अगर हमसे कोई डेल्टा Tb पूछता है तो इट इज जस्ट डेल्टा Tf मल्टीप्लाइड बाई Kb बाई Kf। वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज डेल्टा Tf 0.186 multiplied by Kb 0.512 and divided by Kf, Kf is 1.86। तो ये 0.1 टाइम्स कटेगा, एक डेसिमल और हम आगे बढ़ जाते हैं 0.0512, ये हमारा डेल्टा Tb हो जाएगा। तो आंसर इज फोर्थ। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आपने काफी किया होगा सॉल्यूशन चैप्टर का, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 64, फिनॉल एनिलीन मिक्सचर सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सही बात, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। फिनॉल और एनिलीन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनमें, और किस में होती है भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिनॉलिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में होता है। मतलब अगर मैं इसको कहता हूं ये फिनॉल है, O है, और ये H है, तो ये N H H, और ये फिनाइल रिंग हमारा, अगर एनिलीन की बात मैं करूं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाना
इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा हो गया, AB इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया, तो ये नेगेटिव डिविजन है। तो पहला सही, दूसरा सही और एक्सप्लेनेशन भी सही सही, तो आंसर हमें करना चाहिए सर्सन रीजन बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर थर्ड समझ में आता है, A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो 64 आप याद रखिए, ये वाली बात आपको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है। एनसीईआरटी में कुछ ही एग्जांपल्स है पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेटेड के, हर बच्चे को वो याद होना चाहिए। तो आप एटलीस्ट एनसीईआरटी के आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेरिवेटेड, नेगेटिव डेरिवेटेड, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इनके एग्जांपल्स जरूर लर्न करके रखें, एग्जाम्स में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी सिंपल था, होप आपने ये भी सही किया हो, ये प्रैक्टिस में रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखें आप। An aqueous solution of salt MX2 at certain temperature has want of factor 2.34। अगर MX2 टाइप का सॉल्ट है बच्चे, अगर MX2 टाइप का सॉल्ट है तो आपको पता है कि I जो होगा 1 + 2 अल्फा होगा, क्योंकि 3 आंस देने वाला है। आपको पता है कि डिसोसिएशन के केस में I = 1 + n-1 अल्फा होता है, n-1 अल्फा होता है, जहां n की वैल्यू हमने पुट करनी है कितनी, 3, तो ये 1 + 2 अल्फा हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन एज 2.34 एंड दैट इज 1 + 2 अल्फा। 2 अल्फा कम्स आउट टू बी 1.34 एंड अल्फा कम्स आउट टू बी 1.34/2 एंड दैट इज 0.67। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो पक्का आपने सही किया होगा। सॉल्यूशन चैप्टर का वांट ऑफ फैक्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वांट ऑफ फैक्टर आपके प्रैक्टिस में होगा। थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको बताना है कि क्या होगा कोएफिशिएंट्स। देखो एग्जाम का तो ये भी रूल है कि भाई हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रख के भी देख लें तो आंसर मिल जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो बैलेंस करना, तो आप अलग अलग बैलेंस कर लीजिए। HSO3 नेगेटिव अगर जाता है SO42 नेगेटिव, तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए। वैसे ही IO3 नेगेटिव अगर जाता है I2, तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। I नेगेटिव, ये I नेगेटिव है, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए अगर ये 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर हमने एक H2O जोड़ दिया वाटर के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, और इधर 2H आया तो इधर 2H पॉजिटिव कर दिया। अब 2H पॉजिटिव, इधर हमारा एक नेगेटिव चार्ज है और इधर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो एक बैलेंस करने के लिए कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए, देखिए सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो बैलेंस्ड है। अब इलेक्ट्रॉन हम उतना दे देंगे जिससे कि हमारा चार्ज भी बैलेंस हो जाए। तो आप देखिए चार्ज कितना है भाई, इधर एक नेगेटिव चार्ज, इधर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, मतलब 0 चार्ज, तो एक बैलेंस करना होगा, इलेक्ट्रॉन लिख दिया इधर, तो ये हमारा बैलेंस हुआ इक्वेशन। IO3 नेगेटिव गोज टू I नेगेटिव, ये है +5 के स्टेट में, -1 में जा रहा है, मतलब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3 वाटर जोड़ा हमने, और 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर हमने 6H पॉजिटिव भी जोड़ दिया। इन दोनों को यूज करके हम इक्वेशन बैलेंस कर सकते थे। या तो ये तरीका है बेस्ट तरीका, मैं एग्जाम के लिए आपको अभी भी कहूंगा कि चूंकि ऑप्शन सामने होते हैं तो कम टाइम में हम जल्दी कर पाएंगे इन ऑप्शंस को रख के। तो अगर आप सही से, थोड़ा सा ये डिस्प्लेस्ड है, x y z, x की वैल्यू है बच्चे, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। तो आप देखिए जो x होगा वही z होगा, तो ये 1 3 5 1 1 1, मतलब 2 ऑप्शन रह गए। अब कह रहा है कि ये जो y होगा ये हमारा 3 होगा कि क्या होगा वो तय करना होगा। तो कायदे से हमको बस एक जगह पे काम करना होगा। तो जब आप बैलेंस करते हैं तो थर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडॉक्स का बहुत सिंपल केस है। इससे मुश्किल केस आपने एग्जाम से पहले आपने प्रैक्टिस में किया होगा, तो ये कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 71 था ये। 71 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 76 देखें बोर्ड पे। 108 ग्राम एल्यूमिनियम 213 ग्राम एमएनओ was heated to initiate the reaction। ठीक है जी, एक रिएक्शन दिया, which of the following is correct।
मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। चलिए लिख लेते हैं। ये 2 एल्यूमिनियम है और 3 MnO कंबाइन करके Al2O3 और प्लस 3 Mn दिया है। एक बार जरूर चेक कर लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। तो हाँ, ये बैलेंस्ड है और मास रिलेशन चाहता है। तो चलिए 2 × 27, अगर ये 54 ग्राम होता, 3 × MnO, MnO का मॉलिक्यूलर मास हो गया भाई कितना, और 55 प्लस 27, तो 55 प्लस 27 हमारा 7 5 12 और 5 2 7 8, 82 हो गया और 3 टाइम्स है, तो ये हमारा हो जाना है कितना, 3 MnO दिया है। Mn का कितना, Mn और 16, एक सेकेंड, ये 16 होगा, 55 प्लस 16, 6 5 11 और ये 7, 71 का 3 टाइम्स, 3 7 21 और 3 213 ग्राम से रिएक्ट करेगा Al2O3 27 × 2 और प्लस 16 × 3, मतलब 54 प्लस 48, तो ये हमारा हो जाएगा 102। सही है जी। और ये 55 × 3 ऐसा लिख सकते थे, इतना ग्राम बनेगा। अब देख लेते हैं डेटा क्या दिया है, 108 ग्राम 213, ये 108 ग्राम गिवन है और ये 213। आपको पता है कि भाई ये 213 में से 213 तो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हमारा MnO, ये कंप्लीट कंज्यूम होगा, ये 54 ग्राम बचा रह जाएगा और ये जब 213 रिएक्ट करेगा तो ये 102 बनेगा। तो आंसर एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट, गलत बात। MnO लिमिटिंग रिएजेंट है, MnO इज एन एक्सेस, ये भी गलत। अगर ये गलत है तो 102 ग्राम ये सही है, तो आंसर किया जाए सेकंड। मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक क्वेश्चन, बस आपको मास रिलेशन डेवलप करना था, ये हो जाता। बेसिकली जो पूरी तरह से कंज्यूम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हमको दिख रहा है कि भाई 213 ग्राम गिवन अमाउंट है, 213 ग्राम ही रिएक्ट कर रहा है और इसके लिए तो ये 54 ग्राम दिया है, 108 ग्राम आपको रिएक्ट करता 213 से, तो आपका गिवन मास 108 ग्राम इज इन एक्सेस। क्यों? क्योंकि तो चाहिए 54 ग्राम ही रिएक्शन के लिए। 76 सिंपल क्वेश्चन था, आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 के बाद 77 है बच्चे, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको पता है आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो बस एक ही बात पर डिपेंड करता है, किसी एक गैस की इंटरनल एनर्जी NCVT बोले तो बस और बस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर हम कहें तो आपको फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, आइडियल गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो सही आंसर असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर किया जाए 1, 77 का पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, Which of the following is a set of amphiprotic species? Amphiprotic बोले तो जो H पॉजिटिव दे भी सकता हो, H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता हो, तो H3O पॉजिटिव तो नहीं कर पाएगा, तो H बाकी सब तो कर रहे हैं, तो यहां गड़बड़ हो गया। थर्ड, H2PO4 नेगेटिव कर सकता है, H2PO3 नेगेटिव कर सकता है क्योंकि इसके पास 2 आयनाइजेबल होते हैं, कभी है, ये भी कर सकता है, तो आंसर थर्ड ठीक लग रहा है। H2O कर सकता है, HPO3 ये नहीं कर सकता, एक हाइड्रोजन जो है वो नॉन आयनाइजेबल है। आपको पता है बच्चे कि P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ये H3PO4 है, इसके पास तीनों आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, लेकिन H3PO3 के पास P डबल बॉन्ड O, OH OH और H 2 ही आयनाइजेबल है। तो ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन अगर है भी तो ये आयनाइजेबल नहीं है, और इनफैक्ट H3PO2 में तो ये भी H हो जाएगा, तो उसके पास वो भी आयनाइजेबल नहीं रहेगा। तो आंसर इज थर्ड, 80 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखें आप। For an equilibrium H2O solid, H2O liquid, which of the following statement is true? आपको पता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे आइस वाटर इक्विलिब्रियम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मोर वाटर विल बी फॉर्म्ड। इक्विलिब्रियम हमेशा प्रेशर बढ़ाने से उधर जाता है जिधर वॉल्यूम कम होता है। आइस वाटर में आइस का वॉल्यूम वाटर से ज्यादा होता है, डेंसिटी आइस की कम होती है, तो जब आप प्रेशराइज करेंगे तो ज्यादा वाटर बनेगा। तो आंसर क्या किया जाए, मोर आइस मेल्ट्स इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इंक्रीज, सेकंड आंसर।
तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, होप आपने सही किया हो। हर बच्चे को आता है कि जब हम प्रेशराइज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 82 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 82 देखें आप। Which of the following statement is correct? In isobaric process, heat absorbed by system is equal to decrease in enthalpy. डेल्टा एच जो होता है ये बराबर होता है कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी, बट इंक्रीज हुआ ये प्लस है, हीट एब्जॉर्ब्ड बोला है तो ये तो पॉजिटिव है, तो इट शुड बी इंक्रीज इन एंथैल्पी। तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट में गड़बड़ क्या है आपको समझ में आना चाहिए। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोकोरिक में डेल्टा यू क्यू वी के बराबर होगा, लेकिन अब हीट रिलीज्ड मतलब ये आप नेगेटिव कह रहे हैं तो ये तो डिक्रीज की बात होगी, तो यहां गड़बड़ है। इट शुड बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, फिर सही होता। In adiabatic process, work done by system is equal to decrease in internal energy. Adiabatic process delta U is in adiabatic work done by system is equal to decrease in internal energy. W और ये नेगेटिव है, तो ये समझ में आ रहा है कि W is माइनस डेल्टा, ये सही है भाई। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू ही डब्ल्यू होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, और वर्क डन बाय द गैस कह रहा है, बाय द सिस्टम कर रहा है, तो डब्ल्यू तो नेगेटिव होगा, तो डेल्टा यू डिक्रीज होगा। सही बात। इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू जीरो होगा बच्चे, और तब क्यू डब्ल्यू होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहां गड़बड़ है, तो ये भी गलत है। तो आंसर विल बी थर्ड, 82 का आंसर थर्ड करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, एक एक स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना था, एक एक स्टेटमेंट का मीनिंग लिखना था। थोड़ा बहुत गलत है, चेंज को इंक्रीज डिक्रीज में लिखा हुआ है, नेगेटिव मतलब घट रहा होगा, पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा होगा। तो होप आपने ये भी सही सही किया हो। अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 84 देखें आप। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ मोनोएटॉमिक है ये ideal gas that is compressed reversibly and adiabatically from 16 liter to 2 liter at 300 Kelvin। आपको पता है बच्चे कि for adiabatic expansion TV gamma minus 1 is equal to constant, तो ये अप्लाई करिए आप लिख सकते हैं T2 by T1 is equal to V1 by V2 का पावर गामा माइनस 1। T2 we have to calculate, T1 is 300 Kelvin, V1 is given as 16 liter by 2 liter and power 5 by 3 minus 1। तो T2 by 300 हो जाएगा हमारा 16 to 8, मतलब इसको 2 का पावर 3 और इस पूरे का पावर 5 by 3 minus 1 is 2 by 3। तो पावर अगर हम हटाए तो 3 कैंसिल, 2 का पावर 2 4, तो T2 हमें समझ में आता है 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड दैट इज 1200 केल्विन। तो थर्ड आंसर करना चाहिए 84 का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 84। सिंपल क्वेश्चन था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का था। एडियाबेटिक में आपको पता है कि गामा फैक्टर आता है, पीवी इज नॉट कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट ओनली फॉर आइसोथर्मल। तो अप्लाई ये करना था और आपको आंसर मिल जाता। 84 आपका लास्ट क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने ये सही किया हो, और ये था ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री AITS मेजर टेस्ट फर्स्ट का। थैंक यू सो मच।